हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 9 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 9 किन 5 चीज़ों को रेलिवेंट करता है और साथ में हम देखेंगे टीआईपी। टीआईपी क्या होता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, जो सेक्शन 54A ऑफ सीआरपीसी में दी गई है। तो जो सेक्शन 9 है वो 5 चीज़ों को रेलिवेंट करता है। जो इसकी पहली रेलिवेंसी है, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो पहली रेलेवेंसी क्या बात कर रहा है? जो इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है या एक्सप्लेनेशन की तरह काम करता है किसका? फैक्ट इन इशू का। फैक्ट इन इशू मीन्स मेन फैक्ट, और रेलेवेंट फैक्ट जो उससे रिलेटेड वाले फैक्ट्स हैं उनसे। तो कोई भी चीज़ होती है, कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई मर्डर हुआ, तो उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, तो एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट वो रेलेवेंट होती है। तो वो इंट्रोड्यूस करती है क्यों मर्डर हुआ, क्या रीज़न थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम उसकी इंट्रोडक्शन से पता चलती है, जो बैकग्राउंड स्टोरी से। तो वो चीज़ भी रेलेवेंट हो जाएगी सेक्शन 9 के अंदर। अब क्या हुआ कि क्रेडिटर का मर्डर कर दिया, तो लोन लेना और ये सारी चीज़ें क्या है कि एज ए इंट्रोडक्शन काम कर रही है कि मर्डर क्यों हुआ, या कोई डिस्प्यूट था पहले पार्टी के अंदर, फिर उसका मर्डर कर दिया, तो वो डिस्प्यूट था क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें उनके फैक्ट एज रेलेवेंट नहीं है, पर जो क्या है कि वो पूरी स्टोरी है ना, एक एज ए इंट्रोडक्टरी रेलेवेंट है। उनकी डिटेल्स इतनी रेलेवेंट नहीं है। फिर इसमें अगर हम देखें तो जो इलस्ट्रेशन बी है इसकी, तो इलस्ट्रेशन बी क्या बोलती है कि ए ने शो करा बी को लाइबल के लिए, कि उसने उसके बारे में कुछ गलत छाप दिया, तो डेफामेटरी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे उनके बीच में कोई पहले डिस्प्यूट हुआ, तो वो भी एक एज ए इंट्रोडक्शन रेलेवेंट है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए जैसे इलस्ट्रेशन डी है, ई है और एफ है। तो इलस्ट्रेशन डी क्या बोलती है? जैसे ए ने शो करा बी को, वो इंड्यूस कर रहा है सी को कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लिए। तो फिर जो सी ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि बी मेरे को बढ़िया ऑफर दे रहा है। तो ये एज ए एक्सप्लेन कर रहा है उसकी कंडक्ट कि बी ने उसको इंड्यूस करा होगा। उसके बाद है इलस्ट्रेशन ई। इसमें बोला अभी एक्यूज ए है, एक्यूज है, उसको थेफ्ट के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो वहाँ पे उसने कोई प्रॉपर्टी बी को दी, बोला अपनी उसकी वाइफ को दे दियो। तो वहाँ पे कोई बात सुन रहा था उसकी, तो उसने बोला अपनी बी की वाइफ को कि ए ने प्रॉपर्टी दिया और उसको छुपा दो। तो वो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, भी कहते कोई वो प्रॉपर्टी स्टोलन ही होगी। अच्छा, जो एफ इलस्ट्रेशन है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई राइट हो गया, तो वहाँ पे कोई राइट भी हुआ, तो उसमें जो जो उन्होंने कहते हैं नारे लगाए या जो जो उनकी स्टेटमेंट थी, वो सारी एक्सप्लेन कर दी कि राइट किस चीज़ के लिए और उसका नेचर क्या है भी, क्या मतलब वॉयलेंट है, कितना है भी, या सिंपल ऐसे नॉर्मली वो नारे लगा रहे हैं। उसके बाद है और विच सपोर्ट और रिबर्ट इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब ये क्या है? जो सेकंड रेलेवेंस है, सपोर्ट और रिबर्ट एंड इन्फ्रेंस, जो सजेस्ट किसने करी है? रेलेवेंट फैक्ट ने या फैक्ट इन इशू। तो पहले क्या कि कोई फैक्ट इन इशू है और फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट है, उसने क्या करा? एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करी। जैसे हमने सेक्शन 8 वाली बात सेक्शन 8 में पढ़ा था कि कोई पर्सन है, किसी ने बोला भी कहते चोर को पकड़ने पुलिस आ रही है जिसने इस मोहल्ले में चोरी करी है, तो वो भाग गया। तो यहाँ पे क्या कि एक इन्फ्रेंस ड्रॉ होगी भी हाँ इसी ने करी होगी। तो उस चीज़ को जो चीज़ सपोर्ट करती है या रिबर्ट करती है ना, वो चीज़ भी रेलेवेंट होगी सेक्शन 9 के अंदर। तो सपोर्ट के लिए तो हमें दिख रहा है भी कोरबरेशन का जो है ना रूल ऑफ एविडेंस है, तो यहाँ से मतलब पैदा हो रहा है वो, और उसका साथ में रिबर्ट। तो ये सपोर्ट और रिबर्ट साथ में हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 के साथ, ठीक है। तो अब इसके जैसे एग्जाम्पल क्या है, इसकी इलस्ट्रेशन है सी। तो इलस्ट्रेशन सी में क्या था? एक एक्यूज था, उसको बोला भी कहते हैं पुलिस पकड़ने आ रही है जिसने क्राइम करा, तो भाग गया वहाँ से। तो जैसे ही भागा, और यहाँ पे क्या कि इन्फ्रेंस सजेस्ट हो रही है कि उसी ने वो क्राइम करा है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। तो एक तो उसको एक्सप्लेन कर दे प्रॉपर, एक वो एक्सप्लेन ना कर पाए। तो एक्सप्लेन ना करने वाली जैसी चीज़ें होगी कि वो ट्रेन में पकड़ा गया बिना उसके कहते हैं टिकट के। तो वहाँ पे क्या है कि हाँ अभी कहते हैं ये जल्दी में ट्रेन में चढ़ गया होगा बचने के लिए, या ये भी हो सकता है भी हाँ क्या कहते हैं इसको अपना ये नहीं एविडेंस नहीं करने थे भी कहते हैं वहाँ कैमरे में ना आ जाए, ये तो सीधा ट्रेन में चढ़ गया ताकि चुपके से भाग जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि उसकी सपोर्ट कर रही हैं कि इसने ही चोरी करी होगी उस इन्फ्रेंस को। अब रिबर्ट के लिए तो वो कह दे मेरी फैक्ट्री में आग लगी थी भाई, जो मेरी दिल्ली में फैक्ट्री थी उसमें आग लगी तो मैं भागा मतलब मेरे को पता चला। या फिर वही वाली चीज़ जो कहते हैं जो सेक्शन 8 के एग्जांपल में हमने पढ़ी थी पिछली बार, कि कहते हैं उसको चोरी से याद है कि मेरा घर खुला है, तो उसको रिवर्ट भी कर रही है, ठीक है। फिर इसी के अंदर अगर वो पर्सन उस जो अपनी एक्ट को है ना एक्सप्लेन कर दे, तो इन्फ्रेंस को कहते हैं रिवर्ट कर देगा। अगर नहीं कर पाया
तो कहते हैं सपोर्ट हो जाएगी। अब जैसे 2 पर्सन है एक रूम में, तो एक थोड़ी देर बाद गेट खोला तो एक मरा हुआ मिला उसमें, तो जो उसमें मरा हुआ है जिस जो तो इन्फ्रेंस ड्रॉ किसकी हो रही है, उस पर्सन के ऊपर हो रही है जो जिंदा है, भी इसने ही उसको मारा होगा। तो यहाँ पे वो भी कहते हैं, उसको कहते हैं जो इन्फ्रेंस है उसको रिबट कर सकता है कैसे कि मैं पैरालाइज था उस टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद है विच एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से टीआईपी आती है। तो आइडेंटिटी किस चीज़ की, पर्सन की या थिंग की। तो थिंग की आइडेंटिटी कैसे पता चलती है हमें, जैसे कहीं से टायर मार्क है तो उससे हमें पता चल जाएगा ये वाली गाड़ी थी, इतना वो था, उसके अंदर गाड़ी के अंदर वेट इतना था, तो ये अच्छा। या फिर टायर मार्क से हमें गाड़ी का पता चल गया। अब जैसे फ़ोन है तो फ़ोन का कैसे पता लगाएंगे हम, फ़ोन का ये होगा भी कहते हैं उसके जो फिंगरप्रिंट्स है, उसका लॉक है, उसका बिल होगा, ईएमआई नंबर होगा, तो या उसके अंदर उसके कॉन्टैक्ट हैं, उसकी सब कुछ है, जो उसके अंदर जो डेटा पड़ा है तो ये इसी पर्सन का है, तो वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगी। या किसी का वॉलेट गिर गया तो उसमें क्या होगा कि उस वॉलेट के अंदर जितनी जितनी आइडियाज़ थी तो सारी सारी वो बताएगी भी कि हाँ इसी पर्सन का होगा ये वॉलेट जिसकी गुम हुई है। ठीक है, जो डायरी है या बेयर एक्ट है तो इसके अंदर, अब बेयर एक्ट के अंदर मैंने अपने कुछ कुछ लिखा हुआ है तो ये मेरी राइटिंग बता रही है हाँ इसी पर्सन की होगी ये सारी चीज़। ठीक है, वो डायरी के अंदर जो राइटिंग होगी तो वो बताएगी हाँ इस पर्सन की होगी, तो आइडेंटिटी ऑफ थिंग हम जैसे उससे पता चल जाएगी। बात आती है पर्सन की, तो पर्सन के लिए क्या होता है कि जैसे कोई क्राइम हुआ तो वहाँ पे एक तो डायरेक्ट एविडेंस होंगे, एक इनडायरेक्ट एविडेंस होंगे। तो डायरेक्ट में तो हाँ भी उसने देख लिया, और डायरेक्ट में भी अब आइडेंटिफाई करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि उसको जानता हूँ। अब नरेंद्र मोदी ने कोई क्राइम करा तो सबको पता नरेंद्र मोदी कौन है, चलो नरेंद्र मोदी भी ना हो छोड़ो, या कोई सिंपल आम आदमी ने मर्डर करा, उसके पड़ोसी ने देख लिया तो वो जानता है उसको, तो बाय नेम वो एफआईआर कर देगा। पर जहाँ पे उसको ना जानता हो तो वहाँ पे क्या होगा, तो उसमें क्या होता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस से देखेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन से देखेंगे। तो वो इनडायरेक्ट को हम दो में कर सकते हैं, सर्कमस्टांशियल और इनडायरेक्ट और एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या होगा कि डीएनए से पता चल जाएंगे जहाँ पे उसका ब्लड है, उसके हेयर से, ठीक है, एयर से या उसके कहते हैं डीएनए देख लेंगे हम, या उसके फिंगरप्रिंट्स देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता चल जाएगा भी हाँ ये वही पर्सन है। ठीक है, फिर उसके बाद होते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस में। सर्कमस्टांशियल एविडेंस में उसका टैटू बना हुआ था यहाँ पे, काले रंग का था, उसके यहाँ पे निशान बना हुआ था, या लंगड़ा के चलता था, तो इनसे पता चलता है भी हाँ वो पर्सन होगा। तो इसी के अंदर से हमें टीआईपी का मेनली पता चलता है। अब इसका एक एग्जांपल था, एक डॉक्टर था, उसने क्या करा, अपनी वाइफ को मार दिया। तो जब पुलिस देखने आई कि उसकी वाइफ है कि नहीं है, तो उसने ना पूरी बॉडी को ऐसे कर दिया कि पता भी ना चले। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये पता चला कि उसकी वाइफ का ना ऑपरेशन हुआ था स्टमक का, तो उसका जो स्टमक वाला पार्ट था ना वो मिल गया। तो उसमें देखा भी जहाँ से ऑपरेटेड हुआ था, तो वो जो कट किया हुआ था, तो वहाँ से पता चल गया भी हाँ ये उसी की वाइफ है। अब एक फोटो फिट होता है, उसमें क्या होता है कि जो स्केलेटन होता है ना किसी पर्सन का, अब उसको पता करना भी इसी बंदे का स्केलेटन है कि नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो फोटो होती है ना पर्सन की, तो वो सुपर इम्पोज कर दी जाती है उस स्केलेटन के ऊपर, तो उसे पता कर लेते हैं भी हाँ इसी बंदे का है। तो जिसके इतने शोल्डर होंगे तो हाँ अंदाजा इतना है, उसका जो फेशियल होगा, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी उस फोटो से और स्केलेटन को मैच करके पता कर सकते हैं फोटो फिट से। फिर उसके बाद आता है टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। ये 2005 में सीआरपीसी में ऐड किया हुआ था, सेक्शन 54A। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शिनाख्त परेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विटनेस है ना, पता ही नहीं होता विटनेस को भी क्राइम किसने करा है। अब अगर विटनेस को पता हो तो डायरेक्ट आके बोल लेगा वो, पर जहाँ पे उसको पता ही नहीं है, मतलब एक ये तो पता है भी किसने क्राइम करा है, पर ये उसको पहचानता नहीं, पर्सनली उसको जानता नहीं, उसके नाम से नहीं जानता, वो कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में डिटेल नहीं है। पर उसको ये पता भी हाँ अगर सामने आएगा तो मैं उसको पहचान लूँगा। तो उसके लिए टीआईपी होती है। तो टीआईपी में होता क्या है, टीआईपी में अगर देखें हम जनरली कि जेल के अंदर जैसे ही मतलब एक्यूज पकड़े जाते हैं तो विक्टिम या विटनेस जिसने उसको देखा है तो उनको बुला लेते हैं जेल के अंदर, और उसी जो एक्यूज को सामने खड़ा कर देते हैं, और एक्यूज जैसे दिखने वाले सेम हाइट कलर एज अराउंड उसी एज के लोग तो वहाँ पे सामने उसके खड़े कर दिए जाते हैं। 5 से 7-8 बंदे उसके सामने खड़े कर जाते हैं। तो वहाँ पे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है वो देखता है उसका, और वो पॉइंट आउट करता है विक्टिम या विटनेस कि हाँ यही पर्सन है। तो टीआईपी हो गया उसमें। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, हिंदी में बोलते हैं इसको शिनाख्त परेड। तो जहाँ पे विटनेस उसको जानता ही हो तो उसमें क्या होगा, तो उस केस में है ना टीआईपी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली बोलेगा ना अभी हाँ राम ने किया, श्याम ने किया, तो किसने भी किया तो नाम लेके बोलेगा वो। ठीक है,
पर ये टीआईपी की जरूरत कहाँ पे होती है? उन केसेस में होती है जहाँ पे एफआईआर में ना नोट नेम्ड, मतलब पता नहीं अज्ञात पर्सन ने मेरे को ऐसे ऐसे करा, तो जहाँ पे एफआईआर में नाम ना हो एक्यूज का स्पेसिफिकली, उन केसेस में होता है। तो की कार्रवाई कब जाती है? ये कार्रवाई तब जाती है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन हो और साथ साथ करवा देते हैं इसको। क्यों? ताकि क्योंकि विक्टिम है ना, या जो कहते हैं विटनेस है, वो भूल जाएगा उसको, तो इसलिए जैसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेज है तो जैसे वो पकड़े गए उनको करवा देते हैं। अगर बाई चांस उसने पहले ही देख लिया तो इसलिए ना पीओ जो पुलिस ऑफिसर है वो इंश्योर करता है कि उसको पहले देख ना पाए। क्यों? क्योंकि इसकी रेलेवेंसी तभी आएगी जब जो विटनेस है, जो विक्टिम है, उसको उस चीज़ पे ध्यान आए कि एक्यूज जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन को देख के याद आए, ना कि उसको जानने। तो इसलिए क्या होता है, तभी उनके जो फेस कवर होते हैं, कभी आपने देखा हो तो जो ट्रायल पे जाते हैं, बेल के लिए भी जाते हैं, जितनी प्रोसीडिंग होती है तो उनके फेस कवर होते हैं जब तक उनकी टीआईपी ना हो, जो एक्यूज्ड होते हैं। तो इसका पर्पस क्या है कि पर्पस अगर हम देखें तो इसके काफ़ी पर्पस हैं। इसमें क्या होता है कि ये हो जाता है कि वो इसी ने क्राइम करा है कि नहीं करा, तो एक तो ये एंश्योर हो जाती है पुलिस। साथ में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना, ये भी समझ में आ जाता है उसको कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ कि नहीं, और जो लूप्स हैं, जो गैप्स हैं उसके कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो भी हेल्प करता है फिल करने के लिए। साथ में हम ये चेक करते हैं कि विटनेस की कहते हैं नॉलेज सही भी है कि नहीं है, उसको जानता है कि नहीं जानता, तो ये भी हेल्प करने में करता है। दूसरा है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोरबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस बनता है। तो क्या होता है, जो टीआईपी है जो पहले होती है, पहली स्टेटमेंट होती है, और उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड टाइम वो कोर्ट में जब पहचानेगा ना उसको इन अंडर ओथ, तब वो कहते हैं एज ए पीस ऑफ कोरबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस ट्रीट किया जाएगा अंडर 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उससे क्या हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट मजबूत हो जाएगी और हेल्प करेगी कोर्ट को उसको कन्विक्ट करने के लिए। अब अगर हम देखें ये जो टीआईपी है, शिनाख्त परेड है, ये कभी भी है ना पुलिस के सामने नहीं होती। पुलिस ऑफिसर के अगर सामने कर दी तो हिट किससे कर जाएगी? 162 ऑफ सीआरपीसी। तो 162 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है? 162 ऑफ सीआरपीसी वो बोलता है कि कोई भी जो एविडेंस पुलिस वाले के सामने दिया गया है उसको आप कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, कोरबरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें है ना कभी भी है ना पुलिस वाले के सामने नहीं होगी। किसके सामने होगी? चाहे तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या प्राइवेट पर्सन, अगर वो भी ना हो तो उनके आगे हो सकती है, पर पुलिस वाले के सामने नहीं होगी। तो सेक्शन 54 ए ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि पुलिस जो कोर्ट है ना, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो उसके रिक्वेस्ट पे है ना टीआईपी करवा सकती है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट उसकी, तो क्या है कि ये प्रेरोगेटिव ऑफ आई होता है। तो ये एज ए मैटर ऑफ राइट एक्यूज नहीं कह सकता कि मेरे को कहते हैं मेरी टीआईपी करवाओ, तो उसकी क्या प्रेरोगेटिव ऑफ आईओ है इसमें, तो वो करवाना चाहे या ना करवाना चाहे। ठीक है, तो कोर्ट कह सकती है। अगर वो मना कर दे तो फिर वो कहते हैं इलाका मजिस्ट्रेट को कहेगा आईओ कि ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर फिर भी अगर वो मना कर दे या रेजिस्टेंस दिखा रहा है ना, तो उसमें क्या होगा कि 114 जो है, जो सेक्शन इंडियन एविडेंस का, तो उसमें एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ हो जाएगी कि हाँ हो ना सके तो यही क्रिमिनल है, क्योंकि इसकी हरकतें ये ऐसी कह रही है। ठीक है, अगर ये सच्चा है तो इसको डर किस बात का। फिर इसी सेक्शन का जो प्रोवाइजो बोलता है कि जहाँ पर्सन डिसेबल्ड हो फिजिकली या मेंटली, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने होगी। और प्रोवाइडेड फर्दर में बोलते हैं कि जहाँ वो कहते हैं पर्सन फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, तो उसकी जो भी टीआईपी होगी वो कहते हैं वीडियोग्राफ्ड होगी। उसके बाद क्या है, इसका केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का है। तो इसमें क्या बोला हुआ था? इसमें था कि कहते डकैती हुई विलेज में। उस डकैती के अंदर क्या था, जो विटनेस था वो छुप के देख रहा था। जो जितने भी सारे डाकू थे ना, उनमें जो मेन डाकू था वो कहते हैं लालटेन के सहारे चल रहा था। तो इसमें बोला भी कहते हैं ये तो देख ही नहीं सकता, मतलब इतनी दूर, तो इसकी टीआईपी करवाई और उसने पहचान लिया विटनेस ने। तो जो डिफेंस था उन्होंने बोला भी कहते हैं इतनी कम लालटेन में आदमी कैसे देख सकता है कि यही आदमी था कि नहीं था, रात का अंधेरा था सब कुछ। तो कोर्ट ने बोला कि जो गाँव वाले लोग होते हैं ना, तो आदी होते हैं उन लालटेन की लाइट्स में, अभी उनमें ही जर्नली वो काम करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि वो पहचान सकते हैं इतनी वेरी लो लाइट में। तो यहाँ पे टीआईपी सही मानी गई थी। और है इसके अंदर तो टीआईपी का फ़ायदा क्या होता है, अगर हम मोटा दोबारा बताऊँ कि पहले उसने बोल दी, तो उसने बात बोली जेएम के सामने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, और दोबारा फिर उसने सेम बात बोली कोर्ट के अंदर अंडर ओथ। तो ये क्या हो जाएगी, मैंने पहले भी सेम बात बोली थी, अब दोबारा भी सेम बात बोल रहा हूँ, तो ये कोरबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस हो जाएगी। दूसरा क्या कहते हैं, जल्दी आदमी भूल जाएगा उसको, तो उसको दोबारा दिखा दिया जाता है, तो उसका भी बेनिफिट होता है इसमें। उसके बाद है जो हमारा इसी सेक्शन के अंदर
और फिक्स अ टाइम, तो फिक्स अ टाइम और अ प्लेस, तो ये क्या बात कर रहा है कि टाइम और प्लेस की बात कर रहा है जब फिक्स कर रहा है। तो टाइम कैसे, टाइम का अगर हम देखें तो एक्सपर्ट एविडेंस होती है कि जैसे अगर किसी का मर्डर हो गया तो उस क्या होता है एक्सपर्ट एविडेंस जो अंडर 45 होगी तो वो बताएगी, कहते हैं उसने जो खाना खाया था कितना पच गया, तो उससे भी हमें पता चल जाता है भी कितनी देर पहले मरा होगा पर्सन। या अगर उससे भी अगर हम ना देखना चाहें तो उसमें क्या होगा कि जैसे कोई मर रहा था तो मार रहा था, तो मैं वहीं जा रहा था, मैंने बेल बजी, तो या कोई बस जा रही थी, मतलब हाँ ये तो कहते हैं सुबह सुबह दिल्ली की बस जा रही थी मैंने देखी, तो सुबह 5 बजे जाती है, तो ये सारी सारी चीज़ें क्या है ये बताती है कि टाइम के बारे में। या फिर कहते हैं इसमें हो सकता है कि किसी का रूटीन है, जैसे मेरा कोर्ट में जाता हूँ डेली रूटीन कि मैं 9 बजे जाता हूँ डेली, तो 9 बजे जाता हूँ तो रास्ते में मैंने देखा भी, कहते हैं कोई आदमी दूसरे को मार रहा है, तो वहाँ पे भी मेरे को हाँ भी ये टाइम ये था कि 9 बजे हो रहा है, तो ये फिक्स क्या कर रहा है, टाइम फिक्स कर रहा है अभी अराउंड 9 बजे मारा गया होगा। फिर प्लेस, तो प्लेस के लिए क्या होगा कि जहाँ पे मार्क हैं या टायर मार्क है तो गाड़ी यहीं से गुजरी है, या फिर कहते हैं जहाँ पे स्ट्रगल मार्क है हाँ यहीं पे हुआ होगा, वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये प्लेस बता रहा है कि इसी जगह पे वो इंसिडेंट हुआ है। फिर उसके बाद है रिलेशन ऑफ पार्टीज, जो एंड वाली रेलेवेंसी, जो 5वीं रेलेवेंसी है, विच शोज द रिलेशन ऑफ पार्टी बाय हुम सच फैक्ट वाज ट्रांजेक्टेड और रेलिवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। तो इसमें क्या है कि हम इसको पढ़ेंगे सेक्शन 50 के साथ, सेक्शन 32 का जो क्लोज 5 है और क्लोज 6 के साथ, एंड 112 के साथ। तो जब इसके साथ इसको पढ़ना जरूरी है। तो अब क्या है कि रिलेशन ऑफ पर्सन का कैसे, अभी जैसे मैरिज के बारे में हो गया किसी का, तो मैरिज कैसे कैसे पता चलेगा, वो मैरिज सर्टिफिकेट होगा या शादी की फ़ोटो होगी, कार्ड होगी, या बच्चों के जो कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में होगा किसके मदर फादर ही हैं, या स्कूल के जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें जो लिखा होगा, तो ये सारी सारी चीज़ क्या बता रही है, जो स्कूल का जो वो होगा, तो ये मैरिज बता रही है कि ये दोनों पर्सन मैरिड है, तो रिलेशन बता रहे हैं। या फिर कहते हैं इसका रिलेशन का फ़ायदा ये भी होगा कि ए और बी के बीच में रिलेशन है, जैसे क्रेडिटर और उसका था, जो पिछला एग्जाम्पल था क्रेडिटर का, तो उसमें क्या था कि इन दोनों के बीच में क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन है, तो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि उसका मोटिव क्या हो सकता है, तो वो रिलेशन हेल्प करता है मोटिव फाइंड करने के लिए भी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।